चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास पढ़ रहे हैं। आधुनिक भारत के इतिहास में हम कई सारे वीडियो देख चुके हैं। कई सारे वीडियो का मतलब हम लोग यहाँ देखे हैं कि कर्नाटक युद्ध, प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, द्वैत शासन, इतना हम लोग देख चुके हैं। और यूरोपीय कंपनियों का आगमन देखें। यूरोपीय कंपनियों का आगमन जब हम मेजुअल हिस्ट्री पढ़ेंगे, मध्यकालीन इतिहास पढ़ेंगे, मध्यकालीन भारत का इतिहास, तो उसमें हम यूरोपीय कंपनियों के आगमन के बारे में चर्चा करते हुए चलेंगे। ठीक, तो वो वहाँ पास था, लेकिन हम लोग पृष्ठभूमि समझने के लिए इसको देखे थे। तो हम लोग ये सब देख चुके हैं, प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, द्वैत शासन, ये सब देख चुके हैं। तो आप लोग उसको देख लीजिएगा, द्वैत शासन देखिएगा, बक्सर का युद्ध और प्लासी का युद्ध, ये तीनों तो देख ही लीजिएगा। फिर इसके बाद आगे शुरू करिएगा। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाना तो वहाँ देख लीजिए, या प्लेलिस्ट में जाकर देखना चाहें तो देख लीजिएगा। ठीक, हम लोग आज आगे बढ़ेंगे। अब इससे पहले हम थोड़ा सा ये देखें कि कल के वीडियो में हम लोग गवर्नर जनरल के बारे में बात कर रहे थे। गवर्नर जनरल के बारे में का मतलब या गवर्नर जनरल के बारे में, जो 1757 से लेकर 1857 की मध्य, फिर 1857 से लेकर 1947 की मध्य, इसी तरह देखेंगे। पहले हम लोग 1757 से लेकर 1857 के मध्य सारी घटनाएं पढ़ेंगे। सारी घटनाएं का मतलब उसमें राजनीतिक, आर्थिक और संवैधानिक तीनों बातें रहेंगी। और इसी प्रकार फिर 1857 से लेकर 1947 तक देखेंगे। इसी प्रकार आगे हम चलेंगे। तो हम लोग गवर्नर जनरल के बारे में देख रहे हैं कि कब तक, कब से कब तक, 1757 से लेकर 1857। सभी गवर्नर जनरल के बारे में नहीं, लेकिन जो मुख्य हैं उनके बारे में जरूर देखेंगे, जिनके कारण इतिहास में बड़ा महत्व है। ठीक है, जिनके परिवर्तन ज़्यादा हुआ उनके बारे में देख रहे हैं। तो कल हम दो गवर्नर जनरल के बारे में देखे थे। पहले हमारे क्लाइव थे। क्लाइव का मतलब 1757 से लेकर 60 तक वो गवर्नर थे। फिर इसके बाद 65 से 67 तक वो गवर्नर थे। तो दो बार गवर्नर थे। बीच में वो यहाँ नहीं थे, बीच में वो इंग्लैंड चले गए थे, फिर आए थे, तो फिर गवर्नर बनाया गया था। तो ये बातें हम क्लाइव के बारे में देखे थे। फिर इसके बाद हम लोग वारेन हेस्टिंग्स के बारे में देखें। उसके बाद जो गवर्नर जनरल आए या गवर्नर आए, फिर गवर्नर जनरल हुए, तो उनके बारे में देखे थे। तो उनके बारे में थोड़ी थोड़ी बातें देख ली थी, मुख्य बातें का मतलब कि क्लाइव के बारे में देखे थे। उस समय क्लाइव के बारे में प्लासी का युद्ध उसके नेतृत्व में हुआ, द्वैत शासन, संधियाँ, ये मुख्य बातें देखी। फिर इसके बाद वारेन हेस्टिंग्स के बारे में देखें। द्वैत शासन समाप्त किए, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट आया। फिर ठीक है, मदरसा हुआ, बंगाल एशियाटिक ऑफ मतलब सोसाइटी ऑफ बंगाल, ये कह सकते हैं, सोसाइटी एशियाटिक बंगाल के बारे में जो एक मतलब कह सकते हैं, बंगाल में एक कॉलेज खोला। और इसी प्रकार मदरसा भी खोला कलकत्ता में। और फिर हम देखेंगे दीवानी अदालत और फौजदारी अदालत, इनको भी क्या हुआ है, मतलब इन्हीं के समय वो शुरू हुआ। अगर न्याय की व्यवस्था कहें तो इन्हीं के समय शुरू हुआ। लेकिन प्राणु रूप का मतलब जो मजबूत होगा वो कॉर्नवालिस के समय में होगा। तो ये बातें हम कल देखें। तो आज हम लोग उससे आगे चलेंगे। उससे आगे का मतलब हम लोग अब इनके बाद जो गवर्नर जनरल आएंगे वो आएंगे कॉर्नवालिस। तो कॉर्नवालिस के बारे में देखेंगे और लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में, दो के बारे में देखेंगे। फिर इसके बाद हम लोग लॉर्ड हेस्टिंग्स के बारे में देखेंगे, विलियम बेंटिंग और डलहौजी, और कल हम तीनों के बारे में देख लेंगे। तो आज दो के बारे में, कल तीन के बारे में देख के फिर ये समाप्त होगा। जैसे ये समाप्त होगा हम लोग मैसूर का युद्ध देखेंगे। ठीक, चलें आगे चलें। ठीक है, आप लोग इससे पहले गवर्नर वाला पहला वीडियो देख के फिर इसको शुरू करिएगा। ठीक, चलिए हम लोग आज पढ़ेंगे, हम इसे आगे थोड़ा कॉर्नवालिस के बारे में, गवर्नर के बारे में देख लेंगे, कॉर्नवालिस। ठीक, तो जो हमारे तीसरे हैं गवर्नर, वो कौन है, मुख्य रूप से हैं जो 1785 तक तो वारेन हेस्टिंग्स थे। ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स थे कब से कब, 72 से लेकर 85 तक ये थे। इसके बाद आए हमारे कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक, 86 से लेकर 93 तक ये रहेंगे। ठीक, कॉर्नवालिस कब से कब तक रहेंगे, कॉर्नवालिस रहेंगे 86 से लेकर 1793 तक ये रहेंगे। ठीक, चलिए तो इनमें जो मुख्य बातें उसको देख लेते हैं। सब देखने की जरूरत नहीं, सब देखने की जरूरत इसलिए नहीं है
क्योंकि आप लोग ये बताइए, यदि हम 1786 से लेकर 93 तक की सारी घटना देख लें तो वो कॉर्नवालिस के बारे में जानकारी वैसे भी हो जाएगी। और अभी हम 1786 से लेकर 93 तक घटनाएं पढ़े ही नहीं है। क्यों नहीं पढ़े? क्योंकि अभी हम थोड़ा जानकारी दे रहे थे। अभी हम तो केवल बक्सर का युद्ध देखें और ध्वज शासन देखें, 1772 तक पढ़े बस, उसके आगे पढ़े नहीं। इसलिए क्लाइव के पढ़ते हुए जब हम क्लाइव की सारी बातें कर रहे हैं तो वो बातें स्पष्ट हो जा रही थी। लेकिन यहाँ जो होंगी वो अलग बातें होंगी, क्योंकि हमको जब पढ़ना है तो यहाँ ज़्यादा नहीं बताया जाएगा, थोड़ा बहुत बता के आगे बढ़ेंगे। लेकिन अभी जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो वहाँ स्पष्ट हो जाएगा, ठीक। लेकिन हम मुख्य बातें थोड़ा देख लें कॉर्नवालिस के समय में। लेकिन आप लोग अगर कॉर्नवालिस बताया जा रहा है तो ये सन याद रखिएगा, इतना तो याद ही रखना चाहिए। सन याद होगा तो उस समय की जितनी घटनाएं होंगी वो सब मालूम चल जाएंगे, क्योंकि जब हम पढ़े रहेंगे सन मालूम होगा तो किसकी उपलब्धियां ये तो मालूम हो जाएगा, ठीक। तो हमारा जो पहला है अगर पॉइंट कहें कॉर्नवालिस के समय पहले 1786 में एक अधिनियम आया, इन्हीं के समय, मतलब इनके समय क्या आया, इसी के कारणवश ये कॉर्नवालिस गवर्नर बन के आए। तो गवर्नर अगर कह सकते हैं कि बन के गवर्नर जनरल बन के आए, गवर्नर जनरल बन के आए। ये अधिनियम है, ठीक है। ये क्या है, 1786 में एक अमेंडमेंट एक्ट आया था, जो किसमें बदलाव किया गया था, जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसमें कुछ बहुत परिवर्तन हुआ था, ठीक है। तो 1786 में एक अधिनियम आया जिसके कारण कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल बन के भारत आए, ठीक। इसमें क्या था, इसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन किया गया था। दो मुख्य बात इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया। आप लोग अभी हम लोग पढ़े नहीं हैं, हम लोग अभी इससे पहले रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में थोड़ा जानकारी लिए थे, लेकिन उसको स्पष्ट रूप से तो पढ़े नहीं। हम लोग संवैधानिक पढ़ेंगे, संवैधानिक विकास में हम इसकी बात करेंगे, ठीक है। जो संवैधानिक प्रावधान है, जो 1773 में, 1784 में पीस इंडिया एक्ट आया, 1786 में अमेंडमेंट एक्ट आया, मतलब ये अमेंडमेंट एक्ट ही कहलाया गया क्योंकि ये संशोधन के लिए लाया गया था। फिर चार्टर एक्ट आएंगे तो उनके बारे में हम लोग देखेंगे, लेकिन हम थोड़ा जान लेते हैं कि 1793 में क्या बात थी, वो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट उसमें क्या बात थी। तो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया तो उसमें एक प्रावधान ये कहा गया कि अब जो बंगाल का गवर्नर होगा वो गवर्नर जनरल होगा, ये बात बता दिया गया था। और ये कह दिया गया था जो मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर होंगे वो किसके अधीन होंगे, वो बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन होंगे, ठीक है। इतनी बात कही गई। और साथ ही साथ ये कहा गया कि गवर्नर के सहायता के लिए एक सदस्यीय कार्यपालिकी सदस्य कह सकते हैं कि एक परिषद बनाया जाएगा, ठीक है। कार्यपालिकी परिषद बनाया जाएगा जो गवर्नर जनरल की सहायता के लिए होगा, ठीक है। तो उस परिषद में 4 सदस्य होते थे अलग और 1 सदस्य होते थे गवर्नर जनरल, कुल 5 सदस्य होते थे। 5 सदस्य में कोई भी यदि अधिनियम बनाना हो तो 3-2 का मेजोरिटी में हो जाता था, 3-2 या 4-1 का। 4-1 का मतलब ऐसे भी होता है कि 1 अलग हो और 4 अलग हो, इस प्रकार व्यवस्था थी। लेकिन कहते हैं इससे बहुत प्रावधान ये होता था कि मान लेते हैं 4 और 1 हैं, इतने सदस्य हुआ करते थे। एक गवर्नर जनरल होते हैं, 4 सदस्य। यदि 1 3 हो गए 1 2 तो जो ज़्यादा होगा उन्हीं के आधार पर मेजोरिटी होगी। लेकिन कहते हैं गवर्नर जनरल के पास एक ज़्यादा मत रहता था, एक मत तो रहता ही था, एक ज़्यादा एक्स्ट्रा मत रहता था। इसका मतलब कि फिर 3-3 हो जाएगा, क्योंकि इसके पास एक ज़्यादा है तो ये हो गया 6 हो गए, तब 3-3 होता था। इसके कारणवश कहते हैं किसी अधिनियम को पारित करने में समस्या आती थी, क्योंकि जब मेजोरिटी इक्वल है तब तो पारित होना नहीं है, तो इससे परेशानी आनी शुरू हुई, ठीक है। तो जिसके कारणवश 1786 में एक अधिनियम आया, इसमें 2 प्रावधान करे गए। इसमें कहा गया गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस ने स्वयं मांग की कि जो गवर्नर जनरल की जो परिषद है, गवर्नर जनरल की परिषद के जो निर्णय होंगे कह रहे हैं उसे अधिभावी करने का निर्णय उसके पास होना चाहिए। अधिभावी का मतलब उसको मना करने का, ना मानने का अधिकार उसके पास होना चाहिए, ये कह दिया। क्योंकि विरोध हुए थे, विरोध यहाँ तक हुए कहें हाथापाई पर भी उतर आते थे, ठीक है। इस तरह का विरोध होता था। इस कारण से कॉर्नवालिस ने मांग की कि देखिए हम गवर्नर जनरल बन के भारत में तभी जाएंगे जब हमको ये अधिकार दिया जाएगा कि हम गवर्नर जनरल की जो परिषद है उसको निर्णय को ना माने। तो ये कह दिया गया, तब ये अधिनियम लाया गया, कहें ठीक है आप गवर्नर जनरल बन के जाइए और आपको निर्णय न मानने का अधिकार होगा। और साथ ही साथ ये कहा गया कि जो सेना होगा उसका मुख्य सेनापति मैं ही होगा, किसी और के हाथ में सेना का अधिकार नहीं होगा। कहा ठीक है, तो दोनों बात मान के उनको भेज दिया गया, ठीक। तो पहला पॉइंट ये लिखेंगे कि 1786 के अधिनियम में गवर्नर जनरल के रूप में कॉर्नवालिस को भेजा गया, कोई परेशानी तो नहीं है।
लिख लेंगे। चलिए इसे अमेंडमेंट एक्ट ब्रैकेट में लिखना हो 1786 अधिनियम लिखिएगा, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा संशोधन अधिनियम, ठीक है। दूसरा लिखिए, इसी के समय क्या हुआ, मैसूर युद्ध हुआ। मैसूर युद्ध कौन सा, तृतीय मैसूर युद्ध। उस समय टीपू सुल्तान है, मैसूर के शासक कह सकते हैं, उस समय टीपू सुल्तान है। तो तृतीय मैसूर युद्ध हुआ, कब हुआ, ये तृतीय मैसूर युद्ध हुआ 1790 से लेकर 92 तक, ठीक है। और इसका कार्यकाल 93 तक है। तो इसी के मध्य क्या हुआ, मैसूर युद्ध हुआ। और मैसूर युद्ध में पराजय हुआ, टीपू सुल्तान पराजित हुआ और अंग्रेज क्या हुए, विजयी हुए, ठीक। एक संधि होती है, उस संधि के द्वारा क्या होता है, मैसूर के जो टीपू सुल्तान उसके साथ संधि हो जाती है, श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। तो इसमें हार होता है टीपू सुल्तान की और जीतते हैं अंग्रेज, मतलब कॉर्नवालिस, ठीक। तो ये दूसरा पॉइंट आप लिखिएगा, मैसूर का युद्ध किसके समय हुआ, कॉर्नवालिस के समय। तीसरा पॉइंट आप लिखिए, स्थायी बंदोबस्त लागू किया। एक कानून है स्थायी बंदोबस्त, अभी देखते हैं क्या है। आप लिखिए स्थायी बंदोबस्त, बंदोबस्त लागू किया, ठीक है। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू किया, ठीक। तो स्थायी बंदोबस्त लागू किया। स्थायी बंदोबस्त क्या है, इसको थोड़ा देख लेते हैं। आप ये तीनों पॉइंट लिख लीजिए, फिर स्थायी बंदोबस्त लिखिएगा, नीचे लिख लीजिएगा, समझने के लिए लिख लीजिएगा। स्थायी बंदोबस्त क्या है, स्थायी बंदोबस्त क्या क्यों लाया गया, पहले इसे देखें। उस समय क्या हो रहा था, अकाल बार बार पड़ रहे थे और अंग्रेजों को अत्यधिक लाभ चाहिए था। और लाभ के लिए आवश्यक था कि लोगों से अत्यधिक कर वसूला जाए, लगान वसूला जाए। ये नीति थी, क्योंकि व्यापार करने के लिए आते थे। हर व्यापारी कंपनी की ये इच्छा होती है कि अधिकाधिक लाभ कमाया जाए। उसी प्रकार क्या हुआ, जब लगान लगाते थे ज़्यादा, लेकिन कहते हैं उपज ज़्यादा होती नहीं थी, क्योंकि वो लोग खेती करते ही नहीं थे। बहुत ज़्यादा वसूल करेंगे तो लोग हतोत्साहित हो गए। इस कारण से क्या हुआ, इन्होंने कहा कि एक निश्चित राशि क्या हो जाए, तय कर दी जाए। एक निश्चित राशि लगान के लिए तय कर दी जाए। जमींदार हुआ करते थे, जमींदारी व्यवस्था लागू थी। अभी हम जब आर्थिक स्थिति देखेंगे इस बीच में, तब वहाँ देखेंगे कि एक व्यवस्था क्या है, एक जमींदारी व्यवस्था होती थी, जिसमें जमींदार को कह दिया जाता था कि आप एक निश्चित राशि वसूल कर हमको देंगे, उसमें ज़्यादा कभी नहीं बढ़ाया जाएगा। इसे बढ़ा 10 साल के लिए कर दिया गया कि आप देखिए स्थायी रहेंगे। स्थायी का मतलब आप जो लगान देंगे वो कभी अगले साल ज़्यादा नहीं होगा ना कम होगा, इतना लगान हम निश्चित कर दे रहे हैं और इतना पैसा जमींदार देंगे। और जिससे कारण क्या होगा, किसान जब ज़्यादा देंगे नहीं, मतलब ज़्यादा का मतलब बढ़ेगा नहीं, तो वो लोग उत्साहित होंगे खेती करने के लिए, जिस कारण क्या होगा, वो अधिकाधिक इनको भी लाभ हो जाएगा और किसानों को भी होगा। लेकिन ये व्यवस्था कहते हैं अच्छे से लागू हुई, लेकिन फायदेमंद नहीं रही। जमींदार अत्यधिक लेने के चक्कर में इनको तो अंग्रेजों को पैसा दे दिया करते थे ज़्यादा लेकर, लेकिन जो किसान हुआ करते थे उनसे बहुत ज़्यादा पैसा लिया करते थे, जिसके कारण बस यह व्यवस्था अच्छे से कभी स्थापित ही नहीं हो पाई। तो स्थायी बंदोबस्त का मतलब ये हो गया कि एक प्रकार से क्या है, जमींदारी व्यवस्था को वो कह सकते हैं कि निश्चित धनराशि, निश्चित आप लिखिए निश्चित लगान या कर की वसूली के लिए लाया गया था, ठीक है। इसमें बहुत सारे प्रावधान है। अभी हम जब स्थायी बंदोबस्त में इसी की जमींदारी व्यवस्था लागू थी उस समय, बंगाल में क्या लागू थी, उस जमींदारी व्यवस्था। जमींदारी व्यवस्था होती है, 3 व्यवस्था होती है, जमींदारी व्यवस्था, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी व्यवस्था, 3 व्यवस्था होती है। तो बंगाल के क्षेत्र में ये लागू थी और नीचे के क्षेत्र में रैयतवाड़ी और बगल में पश्चिम के क्षेत्र में महालवाड़ी। ये हम देखेंगे आर्थिक स्थिति में देखेंगे, ठीक है। आप परेशान बिल्कुल मत रहिए, केवल इतना लिखिए स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया। इसका मोटा मोटा मतलब है कि एक निश्चित राशि लगान के लिए तय कर दी गई। जमींदारों को कह दिया गया कि आप निश्चित धनराशि हमको किसानों से वसूल कर देंगे, ये निश्चित धनराशि, जिस कारणवश उनको उत्साहित करने के लिए किया गया था। लेकिन ये उत्साहित नहीं, क्योंकि जमींदार भी तो पैसा कमाना चाहेंगे। तो वो किसान ये यहाँ अंग्रेजों को तो निश्चित धनराशि देते थे, लेकिन किसानों से बहुत ज़्यादा वसूलने लगे और अपना जितनी धनराशि देनी होती थी उतना ये दे देते थे और बाकी धनराशि अपने पास रख लेते थे। अब तो जमींदारों को और फायदा होने लगा, जिस कारणवश
कभी कहते हैं खेती में बढ़ोतरी नहीं हुई, मतलब कहते हैं कि किसान तब भी नाराज थे, पहले भी नाराज थे, इस व्यवस्था के आने के बाद भी नाराज थे। बाद में इसे हटाया जाएगा, बाद में जब LLG आएंगे तब उसे हटाएंगे। तो ठीक है, तो ये 3 पॉइंट लिख लेंगे, कोई परेशानी तो नहीं। पहले ये हो गया 1786 के अधिनियम या संशोधन अधिनियम के द्वारा कॉर्नवालिस को भारत के गवर्नर जनरल बनाकर भेजा गया। दूसरा आप लिखिएगा कि मैसूर युद्ध इन्हीं के समय हुआ, कॉर्नवालिस के समय। मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान और कॉर्नवालिस उस समय गवर्नर जनरल थे, इनके मध्य हुआ। टीपू सुल्तान पराजित हुआ और जीते कौन? अंग्रेज। इसमें एक संधि होती है श्रीरंगपट्टनम। मैसूर का युद्ध इसके बाद हमारा टॉपिक ही है, मैसूर युद्ध इसके बाद हमारा पूरा मैसूर युद्ध का मतलब चारों मैसूर युद्ध, टीपू सुल्तान, हैदर अली और चारों मैसूर युद्ध, ये हमारा टॉपिक है इसके बाद। तो आप इसको ज़्यादा लिखिए नहीं, केवल इतना ही लिखिए, जब हमारा टॉपिक है तो वहाँ अच्छे से बताया जाएगा। ठीक, तो मैसूर युद्ध 33 ये हुआ। ठीक, और तीसरा लिखिए स्थायी बंदोबस्त लागू किया। रफ करें, कोई परेशानी तो नहीं, समझ में आ गया? परेशानी हो तो आप लोग पीछे क्या करिएगा, पोस्ट करके पीछे फिर से जाइएगा और फिर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब तो ये व्यवस्था है कि कोई बोल दे, अब तो रिकॉर्ड हो रहा है कि इसका मतलब कि आप बार बार देख सकते हैं। कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो बार बार समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, चौथा आप लिखिए सिविल सेवा की परीक्षा शुरू की। ठीक है, सिविल सेवा की शुरुआत कह सकते हैं इसी ने की। ठीक है, ये आया हुआ प्रश्न है, सिविल सेवा को पूछा गया, ICS कह सकते हैं, सिविल सेवा। जो आज IAS है वो ICS ही था पहले। ठीक है, तो सिविल सेवा की शुरुआत कौन की? कॉर्नवालिस। कोई परेशानी तो नहीं, चलिए। और पुलिस व्यवस्था की भी शुरुआत इसी ने की। आप लिखिए सिविल सेवा की शुरुआत की, जो ये पुलिस व्यवस्था लागू है आज, वो भी इसी ने की थी। ये दोनों बहुत इम्पोर्टेंट, आप इसको लिखिएगा। की शुरुआत भी कौन की है? यही महाराज हमारे की है। ठीक है, तो सिविल सेवा की परीक्षा भी जो आज होते हैं IAS PCS वो भी, और ये पुलिस सेवा की शुरुआत भी, आज जो पुलिस है इसकी भी शुरुआत जो उस समय हुई है, जब शुरू हुआ तो वो कॉर्नवालिस के समय। पुलिस का उस समय काम होता था प्रशासन को संचालित करना, मतलब लोगों में एक प्रकार से ये भय पैदा करते थे और कुछ नहीं। आज भी तो है, जो लोग पढ़े लिखे नहीं है पुलिस का भय तो रहता ही है। ठीक, लेकिन वो उस समय ये इसीलिए लाया गया था, लेकिन आज तो प्रशासन को संचालित करने के लिए होता है। लेकिन अब पुरानी धारणा बनी है तो क्या कर सकते हैं। और जो छठा लिखना हो तो आप कह सकते हैं कॉर्नवालिस कोड आया था। कॉर्नवालिस कोड आया था, जिसके तहत क्या किया गया था, कर प्रशासन और न्याय प्रशासन को अलग अलग कर दिया गया था। इससे क्या जो कर प्रशासन होगा पूरा, आप प्रशासन क्या होगा इसका मतलब आप ये जान लीजिए, जो सभी व्यवस्थाएं चलती है वो प्रशासन है। हम इसको प्रशासन के बारे में पूरी अच्छी तरीके से देखेंगे जब संवैधानिक विकास होगा। और न्याय प्रशासन को, ठीक, प्रशासन को पृथक कर दिया गया। इन दोनों को क्या कर दिया, आपस में पृथक कर दिया गया। कोई परेशानी तो नहीं है। कॉर्नवालिस कोड आया है, कॉर्नवालिस के समय कॉर्नवालिस कोड आया, जिसके तहत कर प्रशासन और न्याय प्रशासन को पृथक कर दिया। ठीक है, कोई परेशानी तो नहीं। गाजीपुर में इसकी समाधि बनी है। ठीक है, कॉर्नवालिस की, उसे लिखना है नहीं। तो ये 6 पॉइंट मुख्य रूप से थे। कोई परेशानी हो तो बताइए, बताने का मतलब बता दीजिएगा, कमेंट में बता दीजिएगा अगर परेशानी हो। ठीक है, तो ये हमारे 6 पॉइंट होगा। कॉर्नवालिस के बारे में इतना, मतलब इतना का मतलब ये केवल मुख्य बातें हैं। ठीक है, अभी जब जैसे हम पढ़ेंगे तो ये जो इसी बाद में हम देखेंगे, जो 1784 अधिनियम आया पूरा देखेंगे, और इसमें जो भी बीच सुधार हुए हैं उसके बारे में सब देखेंगे। स्थायी बंदोबस्त के बारे में पूरा देखेंगे, इसी समय जमींदारी व्यवस्था भी देखेंगे। अभी हम जब आगे पहुँचेंगे, अभी तो हम 1772 में राजनीतिक के बारे में ना, ये तो केवल जानकारी है। ठीक, तो कॉर्नवालिस के बारे में इतना, कोई परेशानी तो नहीं। आप लोग परेशान मत रहिएगा, पूरा मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट होगा पूरा का मतलब इससे ज़्यादा कहीं कुछ नहीं पढ़ना है। किसी भी एग्ज़ाम के लिए चाहे UPSC
चाहे पीसीएस हो गया, पीसीएस भी हो सकता है ना, तो और या हो सकता है कोई भी अन्य एग्जाम जितने भी होते हैं, रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, कुछ भी, इससे बाहर पूछ लेगा क्या? इससे बाहर तो पूछने वाला है नहीं। तो आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है, इसको लिख लीजिएगा। फिर आप लोग कभी पुस्तक पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, तब आपको रियलाइज होगा नहीं ठीक है। हाँ, तो लिखते जाइएगा, ठीक। चलिए रफ करें, चलिए। जब रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ाएंगे तब ये जो 6 है, जो एक एक्स्ट्रा मत के बारे में अभी बताया गया है, उसमें परेशान मत रहिएगा, वहाँ पास ये आएगा ही। जो हमारे चौथे हैं वो कह सकते हैं लॉर्ड विलेजली, मतलब इसके बीच में एक सर जॉन शोर हुए हैं, मतलब 93 से लेकर 98 तक वो सर जॉन शोर थे। उनका कोई हस्तक्षेप की नीति, मतलब उन्होंने कोई विकास किया नहीं। विकास का मतलब वो हाथ नहीं लगाए भारत की राजनीति, वो केवल व्यापार करने के लिए आए, उसी तरह आके निपट गए। लॉर्ड विलेजली, ठीक है, 1798 से लेकर 1805 तक, ठीक। तो 1798 से लेकर 1805 तक ये क्या रहते हैं? लॉर्ड विलेजली गवर्नर जनरल रहते हैं, ठीक है। तो आप ये क्या, ये गवर्नर के बारे में पढ़ ही रहे हैं, शुरू में लिखा गवर्नर या गवर्नर जनरल, ठीक। तो आप लोग परेशान मत रहिए, इसमें केवल एक पॉइंट मुख्य रूप से लिखना, वो है लॉर्ड विलेजली की सहायक संधि, ठीक। सहायक संधि, ये सहायक संधि क्या है? जब हम यहाँ पहुँचेंगे 1758 में, तब कानून लॉर्ड विलेजली के साथ तो आएगी, लेकिन थोड़ा बहुत जान लेते हैं बस। सहायक संधि लागू किया, सहायक संधि की नीति, सहायक संधि की नीति को लागू किया, ठीक। सहायक संधि ये आप लिखिएगा। अब सहायक संधि क्या होती है केवल सुन लीजिएगा और कुछ नहीं करना। सहायक संधि की नीति लागू किया। सहायक संधि क्या है? सहायक संधि इसलिए क्यों लागू की गई हम वहाँ देखेंगे, केवल ये जान लेती है क्या है। सहायक संधि एक प्रकार से कह सकते हैं कि सुरक्षा के भाव से लाया गया था कि अंग्रेज अब राज्यों को क्या करेंगे, अपने नियंत्रण में लेके उनकी सुरक्षा करेंगे। कुछ शक्तियाँ उनको दी जाएगी, लेकिन सुरक्षा की जिम्मेदारी किनकी होगी? अंग्रेजों की होगी। जो लोग सहायक संधि को स्वीकार नहीं करेंगे उनके साथ क्या हुआ? युद्ध होगा। युद्ध का मतलब युद्ध होगा, फिर उन पर नियंत्रण किया जाएगा। ये व्यवस्था अपनाई थी सहायक संधि। सहायक संधि जो जैसे मैसूर सहायक संधि नहीं मानता, टीपू सुल्तान नहीं मानता, तो जिसके कारण क्या हो जाता है, वो उसके साथ युद्ध होता है। हैदराबाद मान लेते हैं, पेशवा हो गया, सिंधिया हो गया, ये ठीक है, ये सभी लोग मान लेते हैं, जिस कारण बस उनके साथ युद्ध नहीं होता है। और फिर बाद में मराठा मानने के बाद मराठा भी विद्रोह करना शुरू होते हैं, तो होता है तीसरा युद्ध होता है, मतलब आंग्ल मराठा युद्ध होता है। जो तीसरा युद्ध होगा वो लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय होगा। इसके बाद लॉर्ड हेस्टिंग देखेंगे तो उसके बारे में देखेंगे, ठीक। तो सहायक संधि एक प्रकार से कह सकते हैं कि किसी भी राज्य को क्या करने के लिए, अपने ऊपर निर्भर करने के लिए, एक प्रकार से कह सकते हैं कि सैनिक सहायता, सैनिक सुरक्षा दिया जाता था उनको। सुरक्षा की जिम्मेदारी इनकी दी जाती थी। सुरक्षा की क्या होती थी? जिम्मेदारी। सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन किसकी होती थी? अंग्रेज की, ठीक है। अंग्रेजों की कहते हैं कि अब आप हमारे अधीन रहिए, अब आपके साथ कोई युद्ध होगा तो हमारी जिम्मेदारी, हम आपको मतलब प्रोटेक्ट करेंगे, लेकिन आप हमारे अनुसार चलिए, ठीक है। अब हमारा नियंत्रण रहेगा, लेकिन कुछ शक्तियाँ दी जाती थी। आंतरिक मामले में इनकी शक्तियाँ रहती थी, विदेशी मामले में नहीं रहती थी। इसमें कहा गया कि अब आपके पास सेना नहीं है, सेना हमारी होगी, सुरक्षा हमारे पास, सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है, लेकिन आपके पास सेना नहीं होगी, सेना हमारी होगी। इसके लिए क्या होगा, आप हमको पैसा देंगे, साथ ही साथ ये भी देंगे, पैसा के साथ साथ क्या गया कि हमको स्वतंत्र भूमि भी देंगे, और सेना के जितना भी खर्च आएगा आप लोग वहन करेंगे, उठाएंगे, ठीक है। ये व्यवस्था की गया। और कहा गया किसी भी फ्रांसीसियों को सेना में भर्ती ना करें, उनके मतलब परमिशन के, मतलब अनुमति के करें ही ना। और दूसरा ये कहा गया कि विदेश नीति जो होगी वो हम संचालित करेंगे, आप नहीं। मतलब विदेशों में कोई, विदेशों का मतलब जो उनके राज्य के बाहर की बात हो सकती है, बाहर और की बात हो सकती है कि अगर किसी से नियंत्रण करना है तो उनकी अनुमति चाहिए। आंतरिक मामले में आप स्वतंत्र, लेकिन उसके लिए एक कहते हैं कि एक आदमी अपना रख देते हैं, एक व्यक्ति को अब नियुक्त करते हैं
किसी भी राज्य में कि ये व्यक्ति रहेगा और इसी के निगरानी में ही सारा कार्य होगा। तो ये प्रकार की सहायक संधि का मतलब यही हो गया कि कुछ संधियां ला दी गई हैं। अब स्वीकार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि राज्य कमजोर है। अगर राज्य कमजोर ना हो तो वो लोग जो जैसे मैसूर मान लीजिए स्वतंत्र होने का प्रयास किया लेकिन हार गया, टीपू सुल्तान मारा गया, तो कह सकते हैं कि जो लोग नहीं कर रहे थे सहायक संधि को, जो स्वीकार कर रहे थे उनको ठीक है, जो अस्वीकार कर रहे थे उनके साथ युद्ध की स्थिति बनती थी। तो इस सहायक संधि को सबसे पहले अगर कह सकते हैं कि हैदराबाद जब ये आया था, जब ये 1798 में आया तभी ये नीति लागू कर दिया। हैदराबाद ने 1798 में सहायक संधि स्वीकार कर लिया। फिर इसके बाद मैसूर भी हार गया और जब मैसूर हारा तो उससे भी सहायक संधि से उसको भी लाद दिया गया। 1799 में मैसूर युद्ध होता, अभी हम आगे लिखेंगे। फिर इसके बाद कह सकते अवध भी 1801 में, ठीक। पेशवा की एक गलती हुई थी, हम लोग अभी देखेंगे जब द्वितीय युद्ध होता है तो उसमें देखेंगे। पेशवा गलती कारणवश ही द्वितीय युद्ध होता है और 1802 कह सकते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार होलकर भी हैं, सिंधिया हैं, इस प्रकार होलकर सिंधिया, तो ये सब लोग क्या होंगे, ये सभी लोग अभी पराजित होंगे, बाद में पराजित होंगे, मतलब युद्ध होता है फिर इसके बाद सहायक संधि ला दी जाती है। तो ये आप लिख लीजिएगा, ठीक। ये सहायक संधि मुख्य रूप से लिखेगा लॉर्ड वेलेस्ली के समय मुख्य रूप से जिस लिए जाना जाता है वो सहायक संधि के लिए जाना जाता है, ठीक है। और सहायक संधि क्या है, एक तरह से कह सकते हैं अंग्रेजों द्वारा लादी गई संधि जिसके द्वारा किसी भी राज्य को अपने अधीन बनाया गया, ये मुख्य रूप से कहा गया, ठीक है, सहायक संधि। इसमें कई सारे प्रावधान है जिसमें कहा गया कि सेना हमारी होगी लेकिन आप खर्च वहन करेंगे, हमको बहुत सारा पैसा देंगे और स्वतंत्र भूमि देंगे। साथ ही साथ ये कह दिया गया कि से अपने मतलब राज्य में किसी भी फ्रांसीसियों को उनकी अनुमति के बिना नहीं शामिल करेंगे प्रशासन में। और इसके बाद ये कहा गया कि हमारा एक व्यक्ति रहेगा जिनकी निगरानी में सारा कार्य होगा। और साथ ही साथ ये कहा गया कि देखिए जो विदेश नीति वो हमारे अनुसार संचालित होगी, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। ये सब संधियों के द्वारा कहा गया, लोग माने भी, ये सब लोग मानते गए, जो नहीं माने उनके साथ युद्ध हुआ, जैसे मैसूर के साथ होगा, जो मराठों के साथ भी होगा, ठीक है। तो ये हो गया, इन्हीं के समय कह सकते हैं। रफ लिखें, रफ कर दें इसको, मुख्य रूप से इसको लिखिएगा, ठीक है। मुख्य रूप से ये है सहायक संधि के द्वारा इसको जाना जाता है मुख्य रूप से, ठीक। चलिए तीसरा लिखें। दूसरा कह सकते हैं इसी समय मैसूर का चतुर्थ युद्ध होता है और चतुर्थ युद्ध के बाद ये निपट मतलब मैसूर निपट जाता है। चतुर्थ मैसूर जो वार होता है, फोर्थ मैसूर वार, वो कब होता है, 1799 की बात। इसमें टीपू सुल्तान मारा जाता है और अंग्रेजों की विजय होती है, ठीक। अंग्रेजों की विजय, इसमें विजय में हैदराबाद के निजाम और मराठा साथ देते हैं। तृतीय मैसूर युद्ध, चतुर्थ मैसूर युद्ध में जो मराठा हैं और निजाम है वो अंग्रेजों के साथ देते हैं, ना कि मैसूर का। लेकिन जो प्रथम और द्वितीय होता है उसमें कुछ समय के लिए अंग्रेजों के साथ देते हैं और कुछ समय मैसूर के लिए, लेकिन इसमें पूरी तरीके से अंग्रेजों के साथ देते हैं, जिस कारणवश ये हारते हैं। और हारने के बाद में कहते हैं कि मराठों को भी पराजित करते हैं और हैदराबाद के निजाम तो गुलाम थे ही, ठीक। तो चतुर्थ मैसूर युद्ध इन्हीं समय हुआ। और कह सकते हैं तीसरा आप लिखिए, इसी समय हुआ मराठा का द्वितीय युद्ध, ठीक है। आंग्ल मराठा युद्ध कह सकते हैं, आंग्ल मराठा द्वितीय युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, ठीक। तो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध होता है और जिसमें मराठा पराजित होते हैं, फिर सहायक संधि से इनको लादा जाता है, जिसमें होलकर भी हैं, ठीक है, सिंधिया भी हैं। पेशवा तो पहले ही शामिल हो गए थे। पेशवा के कारण इस कैसे युद्ध हुआ है तो हम जब देखेंगे वहाँ पास कमियों के बारे में तो वहाँ पास देख लेंगे। तो ये हमारा था लॉर्ड वेलेस्ली।
ये मुख्य रूप से इसमें एक ही बात याद रखनी है, वो याद रखनी है सहायक संधि। सहायक संधि बहुत 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 महत्वपूर्ण है, ठीक। तो उसे मत भूलिएगा, और चाहे इसको सब भूल जाइएगा, लेकिन उसको नहीं भूलना, उसको लिखना है, उसको करना है। सहायक संधि क्यों लागू की गई है, कारण देखेंगे, और फिर इसमें क्या क्या प्रावधान है इसको भी देखेंगे। कब देखेंगे, जब यहाँ पहुँचेंगे 1798 में। 1798 में पहुँचेगा। अभी हम चल कहाँ रहे हैं, 1772 में, ठीक। 1772 देख रहे हैं। इसके बाद मैसूर युद्ध खत्म होगा। जब मैसूर युद्ध चारों देखेंगे तब तो यहाँ तक आ ही जाएंगे 1799 में। इसके बाद हमारा टॉपिक ही है मैसूर के बारे में, ठीक है। मैसूर जब टॉपिक है तो उसमें युद्ध भी आएगा, टिप्पू सुल्तान भी आएंगे, हैदर अली भी आएंगे, सब आएंगे। तो हैदर अली के साथ तो लॉर्ड वेलेस्ली भी आएंगे, कॉर्नवालिस भी आएंगे, ठीक। वो एक टॉपिक वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग आंग्ल मराठा युद्ध देखेंगे, तीनों आंग्ल मराठा युद्ध। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे, फिर आगे देखते जाएंगे आंग्ल मराठा युद्ध के बाद। फिर हम लोग पश्चिमोत्तर भारत, पंजाब देखेंगे, सिंध देखेंगे, इनके बारे में। अफगानिस्तान के साथ भी युद्ध होता है उसके बारे में देखेंगे, ठीक। तो इस तरह फिर राजनीतिक पूरा समाप्त हो जाएगा। 1857 तक की बात है, ठीक है। फिर 1857 के बाद फिर हम लोग आएंगे आर्थिक स्थिति। आर्थिक स्थिति यहीं से शुरू करेंगे, 1757 से शुरू करेंगे, फिर 1857 तक चलेंगे। फिर संवैधानिक प्रावधान शुरू करेंगे 1757 से लेकर 1773 से मुख्य रूप से, क्योंकि रेगुलेटिंग एक्ट तभी आया। और 1856 तक चलेंगे। 56 में अधिनियम आएगा तो उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। 53 में आता है चार्टर एक्ट, फिर इसके बाद आता है तो उसके बारे में देखेंगे। तो ये हमारा मुख्य रूप से था लॉर्ड वेलेस्ली और लॉर्ड, इससे पहले कॉर्नवालिस, ठीक। तो दो के बारे में देखेंगे। कल हम लोग देखेंगे लॉर्ड हेस्टिंग्स, विलियम बेंटिंग और एक और हैं लॉर्ड डलहौजी। तो 3 के बारे में कल देखेंगे। 3 के बारे में एक इसी तरह है, 1-2 पॉइंट है। मुख्य रूप से 1-2 पॉइंट है। घटनाएं घटित हो रही हैं। अभी आर्थिक नीति तो इनको बारे में बताया ही नहीं गया। तो जब वो सभी सब बात जान जाएंगे तब इनके बारे में लिखना बहुत सरल हो जाएगा, ठीक। कोई परेशानी तो नहीं है। आप लोग इसका सन जरूर याद रखिएगा, और कुछ याद रखिए चाहे नहीं याद रखिए, लेकिन इनका वर्ष जरूर याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, कैसा लगा आप बता दीजिएगा, ठीक है। कैसा लगा बता दीजिएगा। फिर इसके बाद हम लोग कल मिलेंगे आगे गवर्नर जनरल के बारे में, ठीक। तो जितना बताया जाए उतना लिख लीजिए करिए, जहाँ बताना है वहाँ बताया ही जाता है। अगर और ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगे तो सब लिखिए। सब लिखने की ज़रूरत भी नहीं रहती, क्योंकि जैसे जैसे नोट्स पढ़ेंगे वैसे वैसे याद होता जाता है, ठीक है। जिसलिए पूरा याद लिखने की ज़रूरत नहीं, जितना बताया जाए उसी तरफ पॉइंट फॉर्म में लिख लिया करिए तो याद भी रहेगा। नहीं तो अगर पैराग्राफ में लिखेंगे तो याद करना में मुश्किल होती है, ठीक है। चलिए, तो कैसा लगा बता दीजिएगा। हम लोग कल मिलेंगे, ठीक है। ओके।